हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप लोगों के? कैसे हो? उम्मीद कर रहा हूं पढ़ाइयां जोरदार चल रही होगी, दिवाली बहुत अच्छे से मना लिया। तो बेटा अब आज क्या लेके आया हूं तुम्हारे लिए, जो आईसीएआई ने हमारे जनवरी 2026 अटेम्प्ट के लिए दी थी रिवीजन टेस्ट पेपर। तो ऑडिट का आरटीपी आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। देखते हैं किस लेवल के सवाल ये पूछ रहा है। जैसे आईसीएआई करता है अपन भी वैसे ही करेंगे। पहले आपको केस स्टडीज आने वाली है, तो जल्दी से एक केस स्टडी देखते हैं। इस बार भी आईसीएआई ने क्या किया है, आरटीपी के अंदर भी जनरल एमसीक्यूज दिए हैं। हमने अभी के अटेम्प्ट्स में देखा कि जनरल एमसीक्यूज अलग से आजकल पेपर में नहीं दे रहा आईसीएआई, उसको वो मेन केस स्टडीज के अंदर ही डाल रहा है। लेकिन यहां पर भी जनरल एमसीक्यू अलग दिए हैं। मतलब सुनो, तुम्हारे अटेम्प्ट के लिए तैयार रहना कि केस स्टडीज से बाहर के नॉर्मल एमसीक्यूज भी पूछे जा सकते हैं। हम लोगों को वो टेंशन नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने जब आईसीएआई किया है, हम लोगों ने कई जगह ये चीज मेंशन किया है कि अब देखो ये एमसीक्यू के लिए इस पे सवाल बन सकता है, बाकी सब पे इस पे सवाल बनना मुश्किल है। तो और समय नहीं लगाते हैं, स्टार्ट करते हैं रिवीजन टेस्ट पेपर हमारा जनवरी 2026 का। स्टार्टिंग विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑन केस स्टडीज। देखिए क्या केस स्टडी दी है, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं केस स्टडी को। केस स्टडी पढ़ना पहले क्यों जरूरी होता है? ताकि आगे आपका टाइम नहीं वेस्ट हो, कॉन्फिडेंस मेंटेन रहे। सीए अनुज इज इन प्रैक्टिस फॉर द पास्ट फ्यू years as the proprietor of Anuj and Associates. He is very keen on documentation aspect while performing assurance engagement. He handles audit of various corporate and non-corporate client with team members. The proprietorship concern also handles review. अच्छा, अपने को जब केस स्टडी पढ़ना है, हमको क्या देखना है, जो ऐसे शब्द जो हमने कहीं ना कहीं किसी ना किसी सब्जेक्ट में पढ़े हुए हैं। जैसे आज ये डॉक्यूमेंटेशन वर्ड आया, तो भाई ये चैप्टर 6 डॉक्यूमेंटेशन में हमारा दिमाग लेके जाएगा। यहां पे वर्ड आया रिव्यू इंगेजमेंट, तो हो सकता है चैप्टर 1 का रिव्यूज के बारे में आए, एज वेल एज इंगेजमेंट्स टू रिपोर्ट ऑन प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अभी तक तो देख के लग रहा है भाई चैप्टर 1 की केस स्टडी है, एज पर द नीड्स एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ इट्स क्लाइंटेल. Presently, it is handling audit of Buddy Enterprises, a partnership firm for the year 24-25 in middle of busy audit season. This business enterprise is also availing CC limit. अब बैंक ऑडिट लगता है यहां पे डाल दिया गया है, of 10 lakh from CDB Bank. The firm's partnership deed contains a clause stipulating audit of its financial statement by a firm of chartered accountants every year. However, there is no legal requirement to get financial statements of partnership firm audited. Its profit before tax is 15 lakh. बार बार पार्टनरशिप आ रहा है, हो सकता है चैप्टर 9 का भी कुछ चीजें डाल दी हो. The audit team has planned everything right from the risk assessment procedures to test of control as well as substantive procedure. Chapter 3 आ गया भाई. Audit plan and audit program have been duly documented. Chapter 2 आ गया. However, during the course of audit, some information has come to the notice of audit team which requires change in audit plan. क्या हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं change in audit plan, and could lead to revision भी किया जा सकता है of audit strategy. J, junior team member is pondering over documentation requirement. लगता है इस पे एक MCQ आएगा कि क्या क्या documentation requirement होती है. Another team member K has understood meaning of sufficient and appropriate audit evidence. Chapter 4 ये फाइनल से बहुत प्रेरित हो चुका है आईसीएआई, जहां पे मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडीज आती है, वैसे हर चैप्टर डाल दिया गया है. Conducting audits, however, he is wondering over obtaining sufficient appropriate evidence in case of assurance engagement, which may not be in nature of audit. फिर से chapter 1. At the initial stage, audit team has determined materiality for financial statement as a whole at 5%, profit before tax का 15 का 5% 75,000. K is also concerned about documenting materiality as a part of audit documentation. Direct question था ये. K vividly remembers that audit assurance engagement involves three-party relationship. फिर से chapter 1 आ गया. However, another team member Q confronts him with meaning of three-party relationship. In accordance with the terms of sanction letter, it has been stipulated by CDB Bank that partnership is required to submit quarterly stock statements to the banker. Chapter 10. During quarter ended 31 December 24, value of stock declared by firm to banker is 10 lakh and margin stipulated sanction letter पे 20% का है. चलो हम लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ ली. पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है.
Considering dilemma of J described in case scenario, which of the following statement is most appropriate? प्लीज इस चीज को आप बहुत अच्छे से देखेंगे, नॉट लिखा है या क्या लिखा है, यहां पे मोस्ट एप्रोप्रिएट देखना है। ओनली ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी नीड्स टू बी डॉक्यूमेंटेड बाय ऑडिट टीम, नहीं। ओनली ऑडिट प्लान नीड्स टू बी डॉक्यूमेंटेड, नहीं। बोथ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी ऑडिट प्लान, इसके साथ रिविजन भी तो डॉक्यूमेंट करते हैं। ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी ऑडिट प्लान एंड एनी सिग्निफिकेंट चेंजेस made during the audit engagement to overall audit strategy or audit plan and reason। तो all of you शायद आंसर की आपको जरूरत ही नहीं थी, अगर एक बार भी हम लोगों ने इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी लिखा है डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, तो डी वाला हमारा राइट ऑप्शन है। ऐसे मतलब ये केस स्टडी से बाहर का सवाल आ गया। गाइड के रिगार्डिंग मोस्ट एप्रोप्रिएट, मोस्ट वापस से मोस्ट एप्रोप्रिएट ही चीज पूछी गई है कंसर्निंग ऑब्टेनिंग सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस एज डिस्क्राइब्ड। Sufficient appropriate evidence is to be obtained only in case of statutory audits. In the given case, there is no requirement of law to get account audited. Hence, there is no need to obtain sufficient appropriate evidence. सही नहीं लग रहा। Sufficient appropriate evidence is to be obtained। देखो भाई, इसने बार बार evidence word यूज किया है, इसने audit evidence word यूज नहीं किया, तो audit की बात ही नहीं है। तो sufficient appropriate evidence is to be obtained in audit engagements, review engagements and engagements involving examination of prospectus। सब में अपने को evidence चाहिए होते हैं। अभी तक भी सही लग रहा है। Sufficient appropriate evidence is to be obtained in audit engagements and review, नहीं नहीं नहीं, यहां पे भी चाहिए तीसरे वाला, तो सी तो नहीं है। Sufficient appropriate evidence is to be obtained in all audit engagement, फिर से all audit क्यों बोल दिया भाई? बी सही है, बी सही है यहां पर। फिर एडवाइस के रिगार्डिंग मोस्ट एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ डॉक्यूमेंटिंग मटीरियलिटी, कि मटीरियलिटी ऑफ 75,000 नीड्स टू बी डॉक्यूमेंटेड। हाँ, परफॉर्मेंस मटीरियलिटी विच इज सेट एट मोर देन मटीरियलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। भैया ये मोर देन क्यों लिख दिया, यही गलत कर दिया मोर देन लिख के। परफॉर्मेंस मटीरियलिटी विच इज सेट एट लेस देन मटीरियलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल रिक्वायर्स टू बी डॉक्यूमेंटेड अलोंग विद। तो भाई हम डीएम और पीएम हम दोनों डॉक्यूमेंट करते हैं ना बेटा, तो ये वाला अभी तक सही लग रहा है। परफॉर्मेंस मटीरियलिटी फॉर सर्टेन ट्रांजैक्शंस विच इज सेट एट पार लेवल, ऐसी चीजें हमने कभी पढ़ी ही नहीं है, कहीं है ही नहीं, ठीक है, पार लेवल वगैरह। तो भाई यहां पे ये सी वाला जो है वो सही लग रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन बेस्ट डिस्क्राइब्स थ्री पार्टी, अब ये इजी हो गया, तीन पार्टी में कौन कौन आते हैं? अनुज एंड एसोसिएट्स, ये हमारी फर्म है। मैनेजमेंट पार्टनर्स ऑफ बडी एंड इनकम टैक्स अथॉरिटी, इनकम टैक्स ना ना। इंडिविजुअल टीम मेंबर्स, नहीं ये नहीं। अनुज एंड एसोसिएट मैनेजमेंट एंड बैंकर, नहीं नहीं नहीं। अनुज एंड एसोसिएट मैनेजमेंट पार्टनर्स एंड इंटेंड, डी। डायरेक्ट अगर तुम्हें तीन पार्टी रिलेशनशिप में कौन कौन आते हैं ये पता है, तो ये तो तुम्हारे लिए बच्चा लेवल का सवाल हो गया। Which of the following statement is true regarding drawing power basis of the fact in the given case? DP 10 लाख है एंड फर्म 10 लाख तक विड्रॉ कर सकती है। DP 12 लाख है, फर्म 12 लाख विड्रॉ कर सकती है। DP 8 लाख है, फर्म विड्रॉ कर सकती है 10 लाख। DP 8 लाख है एंड फर्म विड्रॉ 8 लाख। बेटा यहां पे ये एक बार भूल गए होंगे, लास्ट वाली चीज पे यहां पे दिया हुआ है कि वैल्यू ऑफ स्टॉक 10 लाख दिया हुआ है और मार्जिन बोला गया है 20%, मतलब 10 लाख का आपका वैल्यू है तो -20% कर लो। -20% किया तो क्या होगा, 8 लाख रुपीज आया। ड्रॉइंग पावर का मतलब भी क्या होता है कि सर सैंक्शन लिमिट और ड्रॉइंग पावर जो भी आए, जो भी लेस हो, उससे ज्यादा पैसा आप नहीं निकाल सकते। तो वहां पे शायद वो 8 लाख वाला चीज सही लग रहा है। डीपी इज 8 लाख, फर्म भी 8 लाख तक ही विड्रॉ कर सकती है। अब आईसीआई ने क्या दे दिया, अब आईसीआई ने दिया है जनरल एमसीक्यू। देखें जनरल एमसीक्यूज में पहला एमसीक्यू क्या है, द ऑडिटर ऑफ पैक प्राइवेट लिमिटेड इज पिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, अच्छा अचार बनाते हैं, notices that company is expanding its operation into North India states in the financial year 24-25, but the related internal control system remains the same to handle the increased volume of transaction, and consequently auditor concludes that material misstatement would not be prevented or detected or corrected by the entity's internal control.
टाइप ऑफ रिस्क, सीधा सीधा इसने पूछा भैया इंटरनल कंट्रोल किसके कंट्रोल की चीज होती है? क्या ये ऑडिटर के कंट्रोल की चीज होती है या ये मैनेजमेंट के कंट्रोल की चीज होती है? तो एवरीवन, डिटेक्शन रिस्क है, कंट्रोल रिस्क है, इनहेरेंट रिस्क है या ऑडिट रिस्क है? कंट्रोल काम नहीं कर रहे हैं, कंट्रोल काम नहीं कर रहे, तो ये तो कंट्रोल रिस्क हो गया। फिर the auditor of XYZ Limited performed audit procedure to obtain sufficient appropriate audit evidence covering each and every area impacting the financial statements of the company by 20th July 25. Before signing the audit report on 16th September, the auditor became aware of fire accident at the company yarn factory on 10th August, destroying a large part of inventory. Auditor's responsibility in such a situation, अब क्या क्या responsibility है हमको ये देखना है. Perform audit procedure designed to obtain sufficient appropriate audit evidence that all events between the date of financial statement and date of auditor's report that require adjustment or disclosure in the financial statement have been identified. If such subsequent event that require adjustment or disclosure in the financial statement have been identified, it shall be determined whether such event is appropriately reflected in the financial statement. Obtain a written representation from management that all events occurring subsequent to the date of financial statement and which appropriate adjustment have been made. तो भाई इसमें तीनों चीजें तुम्हें पढ़ी हुई लग रही है क्या? तीनों लाइन ए में सिर्फ फर्स्ट है, बी में फर्स्ट एंड सेकंड है, सी में फर्स्ट एंड थर्ड है, डी में फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड है। मैं मेरे को तो ICAI में ये तीनों चीजें पढ़ी हुई लग रही है। जब तीनों चीजें पढ़ी हुई है तो यहां पे मोस्ट एप्रोप्रिएट पूछा है, डी इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट। While conducting audit of Sandhya Limited, having turnover of 200 crores and borrowing from 50 crores, borrowing bank से 50 crore, audit team is determining that the accounting policies and method of recording debt are appropriate and applied consistently, and also verifying loan balances with reference to sanction letter loan agreement. By doing above, audit team is trying to satisfy क्या करना, completeness देखिए चैप्टर 5 का, completeness, existence, valuation या disclosure। भाई अमाउंट्स दिए हुए हैं 50 करोड़ और ये यहां पे ये सैंक्शन लेटर लोन अग्रीमेंट जैसे हमारे वैल्यूएशन में ये वाले वर्ड्स लिखे हुए थे, तो भाई वैल्यूएशन यहां पे सही पार्ट लग रहा है। यहां पे हमारे एमसीक्यू खत्म होते हैं। अब एमसीक्यू को देख के हम लोग को एक चीज तो समझ में आई कि अगर हम लोगों ने ICAI की रीडिंग की हुई है तो केस स्टडी को एक कर्सरी रीडिंग, जल्दी जल्दी रीडिंग करके आप एमसीक्यू को 2 बार क्वेश्चन को पढ़े, ट्राई टू आइडेंटिफाई कि ये कौन से चैप्टर का है। अब आरटीपी के बारे में आपको आगे पता ही है बेटा, अब क्या आने वाले डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, लेकिन ये आरटीपी है तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ICAI चैप्टर वाइज देता है। हर चैप्टर के आपको 1 या 2 क्वेश्चन दिख जाएंगे। देखते हैं इससे हमें पता क्या लगता है कि किस लेवल के सवाल इस बार जो एग्जामिनर है उनके दिमाग में चल रहे हैं। तो जल्दी करते हैं स्टार्ट। पहला चैप्टर नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। तो मिकी एंड एसोसिएट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वर अपॉइंटेड एज द ऑडिटर ऑफ STI लिमिटेड, a textile manufacturing company, for the financial year 24-25. Management of the company discussed with newly appointed auditors that company has been suffering losses for the last few years, and also the directors are suspecting that accounts are not properly maintained and might contain errors and frauds. So in the given situation, management of the company requested the auditor to give, ये भाई क्या रिक्वेस्ट की है, कंप्लीट अश्योरेंस या गारंटी। क्वेश्चन इसके आगे पीछे घूम रहा है। अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी, कैन द ऑडिटर गिव कंप्लीट assurance guarantee in the above situation discussed with reference to objectives? सीधा क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव ऐसे 200 के हिसाब से, ठीक है, हमको पूरा ज्ञान देना है कि ऑब्जेक्टिव 200 के हिसाब से क्या है, टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस, और पूरा लिखोगे। उसके बाद आपको क्या करने वाले हो, आप वो रिपोर्ट कम्युनिकेट लिखने वाले हो। आप बताओगे कि रीजनेबल अश्योरेंस एक हाई लेवल का अश्योरेंस है, इट इज नॉट अ कंप्लीट गारंटी, ठीक है। तो यही सारी चीजें एज पर ऐसे 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर। अब तुम एग्जाम में बेटा ये वाली चीज अगर नहीं भी लिखो ना, ये वाली, इसके कोई नंबर नहीं होते। नंबर आपका जो है ना वो कहां से स्टार्ट होगा, ठीक है, या नंबर आपके ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट होगा, इज टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। ये तुम्हें पता ही है, तुमने बता दिया रीजनेबल अश्योरेंस डिस्टिंग्विश्ड है एब्सोल्यूट अश्योरेंस से। एब्सोल्यूट अश्योरेंस का मतलब तो कंप्लीट गारंटी होता है। आरटीपी और जब ICAI देता है वो ICAI का पूरा पूरा मैटर उठा के दे देता है। तुम्हें पूरा पूरा नहीं लिखना, जितना तुमको अभी अपन ने डिस्कस किया, जितना तुमको चार्ट में याद है वो लिखो, वो की पॉइंट्स होते हैं जिसके नंबर मिलते हैं,
ठीक है। However, reasonable assurance, not complete guarantee, although ये एक high level assurance होता है, but not a complete assurance. Audit of financial statement carried out by auditor with professional competence and skill in accordance with the standards on auditing. Audit procedure are applied. अब ये सब बकवास है। मिसस्टेटमेंट, फ्रॉड या एरर किसी की भी वजह से हो सकती है। ऑडिटर को रीजनेबल अश्योरेंस लेना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री है क्या। ऑब्टेनिंग रीजनेबल अश्योरेंस, ठीक है, enables the auditor to express an opinion on whether financial statement are prepared in accordance with applicable FRF. जो जो पॉइंट अपन ने क्वेश्चन में, अपन ने कॉपी में लिखे हुए हैं, बस उतना उतना लिखना है। मैं आपको फिर से याद दिला रहा हूं, आईसीआई इस समय पूरा जो है आरटीपी देता है, तो आईसीआई स्टडी मैट से चीजें डाल देता है। एग्जाम में आपको इतना नहीं लिखना होता बेटा, क्योंकि जो आंसर की आती है उसमें इतना नहीं लिखा जाता है। फिर ये नेक्स्ट अपना ऑब्जेक्टिव आ गया, वो रिपोर्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। चैप्टर 2 ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम में से क्या पूछा गया है? माइका एसोसिएट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर अपॉइंटेड एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स ऑफ बी लिमिटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन फाइनेंशियल ईयर 24-25. Before commencing the audit, the engagement partners considers the integrity. किसकी इंटेग्रिटी देख रहा है? डायरेक्टर की, मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी। Evaluate compliance with ethical requirement including independence and sends an engagement. ये मेरे को तीनों preliminary engagement activity नहीं लग रहे तुमको? Acceptance, continuance, client relationship का, फिर ये ethical requirement including independence से मुझे याद आ गया भाई, ये वही है, और फिर engagement letter. Explain the above stage of audit planning process as considered by the. इसने कहीं भी preliminary engagement activity word नहीं लिखा, लेकिन अपने को देखते ही समझ में आ गया, लिख उसी के बारे में रहा है। देखते हैं, ये लो सीधा सीधा। अब आईसीआई से जब उठाया, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी वर्ड लिख दिया, ठीक है। तो अब आपको क्या क्या लिखना है भाई? वही प्रिलिमिनरी में अपन ने जो चीजें पढ़ी थी उतना सा। द ऑडिटर कंसिडर्स वेदर रिलेशनशिप विद क्लाइंट शुड बी कंटिन्यूड एंड वेदर एथिकल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस कंटिन्यू करेंगे। तो सुनो, चार्ट में जैसा आपने लिखा था, सबसे पहले एक्सेप्टेंस कंटिन्यूएंस के जो हमारे पॉइंट्स थे वो लिखोगे, फिर एथिकल रिक्वायरमेंट, वो ब्रीच ऑफ इंडिपेंडेंस, ये वगैरह लिखोगे। एंगेजमेंट लेटर अपने को कम्युनिकेट करना होता ही है। सो परफॉर्मिंग प्रोसीजर रिगार्डिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, ये तो हेडिंग हो गई। It should be ensured that appropriate procedure regarding the acceptance and continuance of client relationship and audit engagement have been followed, and that conclusions reached in this regard are appropriate. Firm should obtain information considered necessary in the circumstances before accepting the engagement with the new client. Chapter 11 वाली चीजें हैं। Matters such as integrity of principal owner, KMP, competence of the engagement team. दूसरा वाला हमारा आया evaluating compliance with ethical requirement including independence. इंडिपेंडेंस का मतलब बता दिया यहां पे आपने, ठीक है। फिर टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट वाला पॉइंट, जो चीजें आईसीआई ने क्वेश्चन में ही आपको हिंट दे दिया था, बस आपको यह पता लगाना था कि प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी का क्वेश्चन है। तीसरे में आते हैं रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। सो एसपीओएम, अरे ये तो फाइनल का सब्जेक्ट है। SPOM and Company is a firm of chartered accountants established in 2010 with major focus on audit practice. In financial year 24-25, firm has 4 partners and 15 articled assistants handling various internal audit and statutory audit assignments. Partners and articled assistants meet monthly to discuss various aspects of practical as well as academic issue. कहानी चल रही है, अभी तक हमें यह नहीं पता है कि चाह क्या रहा है क्वेश्चन। While discussing about various aspects of audit risk, okay, risk of material misstatement, etc. Partner S asks one of the article assistant to explain the concept. अब सीधा सीधा हमें क्या explain करना है? Concept of misstatement with the help of at least 5 example. समझ रहे हो? आजकल ऐसे है इस तरीके से। तो misstatement का मतलब और उसके एग्जाम्पल साफ साफ अपन ने मार्क किया था। अपन ने ये वाला कॉन्सेप्ट कहां से किया था? बुक से किया था। तो मिसस्टेटमेंट में क्या मतलब होता है? डिफरेंस होता है। डिफरेंस किसमें? जो होना चाहिए और जो है। डिफरेंस बिटवीन अमाउंट क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेशन जो रिपोर्ट किया गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और अमाउंट क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेशन जो रिक्वायर्ड था
जो होना चाहिए था एप्लीकेबल एफआरएफ के हिसाब से। उनमें अगर डिफरेंस आ गया तो उसको मिस स्टेटमेंट बोलते हैं। जैसे वही वाले एग्जांपल जो बचपन में हमने वो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में किए थे, चार्जिंग एन आइटम ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर टू रेवेन्यू या वाइस वर्सा। डिफरेंस आ गया है डिस्क्लोजर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम और एप्लीकेबल एफआरएफ में। सिलेक्शन एप्लीकेशन अकाउंटिंग पॉलिसी की गलत कर दी है, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में डिफरेंस आ गया है। एक कर्सरी रीडिंग आपको इंपॉर्टेंट मार्क किया हुआ है, एक बार जल्दी से कॉपी खोल के देख लो, क्या ये आपने ऑलरेडी लिखा हुआ था? जो अभी तक क्वेश्चंस आए थे अभी तक, क्या आपकी कॉपी में ऑलरेडी लिखे हुए थे? अभी तक के सारे क्वेश्चंस आपने इंपॉर्टेंट मार्क किए हुए हैं। चलो चैप्टर 4 ऑडिट एविडेंस देखें। विथ रिस्पेक्ट टू ऐसे 505, आप लोग को चिल्लाते चिल्लाते मेरा गला सूख गया था कि भाई सुनो, चैप्टर 4 ठीक है, बड़ा है, डरावना है, लेकिन लास्ट से करो। आईसीएआई लास्ट वाले टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करता है। अभी भी दो ऐसे 505 आ गया है। एक्सटर्नल कंफर्मेशन, नेम द एप्रोप्रिएट टर्म दैट मे बी यूज्ड इन रिलेशन टू बिलो स्टेटमेंट। अब अपने को देखना है कौन सा एक्सटर्नल कंफर्मेशन है। Audit evidence obtained as a direct return response to the auditor from a third party, the confirming party in paper form or electronic or other medium। ये तो external confirmation की definition ही थी। दूसरा, a request that the confirming party respond directly to the auditor indicating whether confirming party agrees or disagrees, positive, with the information in the request or providing the requested information। C वाला, a request that confirming party respond directly to the auditor only if the confirming party disagrees, negative। तो ये तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन के पहला वाला तो डेफिनेशन है, ये पॉजिटिव लग रहा है, ये नेगेटिव लग रहा है। अ फेलियर ऑफ द कंफर्मिंग पार्टी टू रिस्पॉन्ड, नॉन रिस्पॉन्स। अ रिस्पॉन्स दैट इंडिकेट्स डिफरेंस, एक्सेप्शन। आया समझ में? जबरदस्ती 5 नंबर का 4 नंबर के 4 ये पूछ लिए, आपको आंसर ये सारा, तुमको एग्जाम में बेटा ये लिखने की जरूरत नहीं है, तुम तो ए लिखो, ए एक्सटर्नल कंफर्मेशन की डेफिनेशन है, पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, नॉन रिस्पॉन्स हो गया, एक्सेप्शन हो गया। 5 नंबर ऐसे सजा के दिए जाते हैं, लेकिन ये उन्हीं को सजा के मिलते हैं बेटा जो यहां तक पहुंचा है, जिसने चैप्टर 4 को आगे से यहां तक किया है, कॉन्सेप्चुअली समझा है। नेक्स्ट चैप्टर 4 बड़ा है, आईसीएआई ने दूसरा क्वेश्चन भी दिया इसमें से। Syme and Company Chartered Accountants have been appointed as the statutory auditor of Deloitte and Delight, a partnership firm, for the first time in financial year 24-25. The previous year's financial statements were not subject to audit. During the audit, the new auditors noticed differences in some opening balance. ऐसे 510 opening balance में गड़बड़ी है बेटा, brought forward from the previous year with respect to relevant ऐसे। अब इसने नहीं बोला कि कौन सा ऐसे, लेकिन उम्मीद करता हूं तुमको समझ में आ गया होगा। ऐसे 510 ओपनिंग बैलेंस, लेकिन चाहिए क्या इसको? विथ रिस्पेक्ट टू रेलेवेंट ऐसे, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर विथ रिस्पेक्ट टू ओपनिंग बैलेंस। 510 के बेटा ऑब्जेक्टिव लिखने हैं, लिखे हुए हैं ऐसे 510 के ऑब्जेक्टिव की ओपनिंग बैलेंस में क्या आपके मिसस्टेटमेंट है दैट मटेरियली अफेक्ट करता है करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, और एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज रिफ्लेक्ट की है, और अगर उन पॉलिसीज में कहीं कोई चेंज है तो वो चेंज भी सही से प्रेजेंट अकाउंट डिस्क्लोज किया है, एडिक्वेटली प्रेजेंटेड, डिस्क्लोज्ड, ठीक है, अकाउंटेड भी रहा, ये रहा। कई बार हम लोगों ने ये चीज पढ़ चुकी है अकाउंटिंग पॉलिसी के रिलेटेड। अब आया हमारा फेवरेट चैप्टर, चैप्टर 5। अच्छा, मेरे को यहां पे चैप्टर 5 तक पहुंचने के बेटा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि आप लोगों ने पढ़ा था, लिखा था, क्वेश्चन पढ़ के हमें समझ आ रहा है, याद आ रहा है, याद नहीं आया अगर कोई एक आध पॉइंट भूल भी जाए तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, अभी आपके पास समय है, इनको अच्छे से कर लेना। जैसे ही ये वीडियो ओवर होगा, मैं जो ये वाला पीडीएफ है ना, ये भी मैं आपको वहां पे डिस्क्रिप्शन लिंक में डलवा दूंगा, ताकि आपको ये सब सारी चीजें आपके पास मिलती रहे। चैप्टर 5 देखते हैं बेटा। इन द बैलेंस शीट ऑफ वॉचेस लिमिटेड, एडिशंस वर्थ 20 करोड़ आर अपीयरिंग इन पीपीई। अच्छा, पीपीई का सवाल लग रहा है, एडिशन हुआ है, ओके। ओपनिंग बैलेंस प्लस एडिशन माइनस डिलीशन, क्लोजिंग बैलेंस। Auditor of the company, in addition to the procedures undertaken for verifying completeness of addition
to PP during the period under audit while performing testing of addition also wants to verify कि all, अब वैसी कंप्लीटनेस पहले ही लिख दिया है, अब तू ऑल वर्ड कितना ही लिख ले भाई, हमको पता है कंप्लीटनेस का सवाल है. ऑल PP परचेज इनवॉइस आर इन द नेम ऑफ द कंपनी. नेम द रेलेवेंट असर्शन फॉर वेरिफिकेशन ऑफ, ओहो चेंज हो गया, वेरिफिकेशन ऑफ ओनरशिप, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन एंड प्रोसीजर टू वेरीफाई दिस. ऊपर से कहानी कैसे बदला है आईसीआई ने. हम घमंड में आ गए थे कि भाई साहब कंप्लीटनेस वर्ड लिखा है, ऑल वर्ड लिखा है, कंप्लीटनेस. यहां पे इसने सवाल क्या पूछा, कौन सा असर्शन है, ओनरशिप के लिए कौन सा असर्शन है. ऐसे वो दुनिया बदल गई, सब बदल गया भाई यहां पे. और ओनर राइट्स एंड ऑब्लिगेशन को कैसे वेरीफाई करोगे. क्या मैं सही हूं, बिल्कुल यहां पे तो सही है ही. राइट्स एंड ऑब्लिगेशन वाले आपको पॉइंट लिखने, चाहे ऊपर कंफ्यूज कर दिया कि कंप्लीटनेस है. डॉक्यूमेंटेशन में से भी सवाल है और बड़ा सवाल है. FSY and company chartered accountants completed the statutory audit of Himmat Limited for the year ended 31 March 25. The audit partner instructed the audit team to finalize and assemble the audit documentation and immediately after signing the auditor's report on 15th September. However, audit team took this instruction lightly and forgot to assemble the audit documentation. समझ में आ गया होगा कि कौन से सवाल की बात कर रहे हैं? 7 साल की बात नहीं हो रही है भैया. कितने दिन में हो जाना चाहिए ऑडिट के बाद? 60 days. चलो. However, audit team took the instruction lightly. After 6 months, audit team started assembling. 6 महीने के बाद the file and completed documentation. When audit partners became aware of this, he called a meeting of staff and discussed policies and procedure for timely completion of audit file, changes to audit documentation and period of retention. हाँ, 7 साल भी है, मजाक में 7 साल भी था. Explain various points discussed by audit partner. भगवान करे ये सवाल आ जाए हमारे लिए. ठीक है, तो ऐसे 230 बकवास. हाँ, टाइमली बेसिस आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट. SQC1 ने टाइमली प्रिपरेशन के लिए बोला है, नॉट मोर देन 60 days. ये आ गया, और वो 7 years भी कहीं होगा. चेंजेस हो ही सकते हैं. चेंजेस के अगर तुमको एग्जाम्पल याद आते हैं तो लिखना, नहीं तो नहीं लिखना. और ये कितने साल तक रख सकते हो? रिटेंशन पीरियड नो शॉर्टर देन 7 years. उम्मीद करता हूं ये सभी को याद था और अच्छे से याद था. 7 completion review favorite हमारा. GEM Limited has appointed GSP and company chartered accountant as its statutory auditors. While conducting its audit, the audit partners requested the management to provide a written representation. ऐसे 580 का सवाल. That it has fulfilled its written representation में responsibility related copy में check करना, लिखा हुआ है that it has fulfilled its responsibility for preparation of financial statement in accordance with applicable FRF. The manager finances of the view that since all records and evidence have already been given, a separate written representation is not required. भैया हमको मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड चीजें लेनी पड़ती है. कुछ वेरी इंपॉर्टेंट में तुम लोगों ने लिखी हुई है ये वाली चीजें कि इन द गिवन केस बिल्कुल देना पड़ेगा, सेपरेट असर्शन आप WR देना पड़ेगा कि इट हैज फुलफिल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एप्लीकेबल FRF से. तो व्यू जो भाई का है वो गलत है. इसमें हमें किन किन चीजों का देना है आप लोगों ने सारा पॉइंट वाइज वहां पे लिखा हुआ है. ये देखो, ये ऐसा ने दे दनादन आना अपनी थ्योरी छाप दी. आपको जैसा अपने चार्ट में पॉइंट वाइज दिया हुआ है वो लिखना है. ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन ड्यूरिंग द ऑडिट दैट मैनेजमेंट हैज फुलफिल्ड अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिपरेशन एंड अबाउट इंफॉर्मेशन जो भी प्रोवाइड की गई है कंप्लीट है. Completeness of transaction is not sufficient without obtaining confirmation from management कि वो actually believe करता है कि उसने fulfill की है. This is because auditor is not able to judge solely on other audit evidence whether management has prepared and presented financial statement, provided information on the basis of the agreed acknowledgement and understanding its responsibility. अब example तो बकवास. WR required the written representation requiring fulfillment of management responsibilities in relation to above draw on the agreed acknowledgement. अब ये सब मत लिखो. particularly appropriate WR कब होगा ये आइडियली नहीं पूछा गया है, ICAI ने एक्स्ट्रा दे दिया गया है. ये देख के कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, ये वाली चीज जरूरत नहीं थी. चैप्टर 8 में से देखें 701 की ऑडिट मैटर. ऐसे 701 deals with auditor's responsibility to communicate key audit matters in the auditor's report.
It is intended to address both the auditor's judgment as to what to communicate in the auditor's report and form and content of such communication. In the above context, explain the purpose of communicating key audit matter. कॉपी में ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है कि पर्पस क्या है की ऑडिट मैटर का, कि पर्पस की enhance the communicative value of auditor's report by providing greater transparency about the audit that was performed. Communicating key audit matter provides additional information to the intended user of the financial statement to assist them in understanding those matters and in auditor's professional judgment were of most significance in the audit of financial statement. और ये सब current period का ही होता है. Communicating key audit matter may also assist intended user in understanding the entity and area of significant management judgment. डायरेक्ट क्वेश्चन था. अभी तक का यार ऐसा लग रहा है यहां आरटीपी में तो आईसीएआई ने सवाल है ना कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछे हैं. एक बार अपन ने अभी तक तो क्लास की नॉलेज से मेरे हिसाब से तुम काफी चीजें अटेम्प्ट कर पा रहे थे. 9th चैप्टर में देखते हैं किस टॉपिक के बारे में आया है. होटल के बारे में. यू आर अपॉइंटेड एज द ऑडिटर ऑफ ग्रेट ईस्टर्न होटल, अ 5-star होटल फॉर द फाइनेंशियल ईयर. एज एन ऑडिटर व्हाट आर स्पेशल पॉइंट दैट नीड टू बी कंसिडर्ड इन वेरीफाइंग. अब सिर्फ वेरीफाइंग ऑफ इन्वेंट्री के बारे में है बेटा. अगर आपने वो हॉल बुकिंग, रूम पिल्फरिंग ये सब लिखा तो इसके नंबर नहीं है. लेकिन मैंने तुम लोग को बोला था एक जनरल रीडिंग अगर तुम लोग कर लोगे तो ऐसा कुछ भी खास नहीं है. ये इन्वेंट्री रिलेटेड में जनरल पॉइंट यहां पे दिया हुआ है. तो एरिया जहां पे इन्वेंट्रीज केप्ट जो लॉग्ड होनी चाहिए, की रिटेन्ड डिपार्टमेंटल मैनेजर के पास होना चाहिए. द की शुड बी रिलीज्ड ओनली टू ट्रस्टेड पर्सन, अनऑथराइज्ड पर्सन की यहां पे एक्सेस नहीं होनी चाहिए. ये इन्वेंट्री का ये सभी चीजों के लिए वैलिड होते हैं. Specialized professional valuer to count and value inventories on continuous basis. Auditor ensure कि all inventories are valued at the year end and should himself be present जब वो physical verification हो रही है. Easy से point. बैंक ऑडिट में क्या पूछा? वापस से लगातार आईसीआई ड्रॉइंग पावर कैलकुलेशंस पे सवाल बना रहा है. इस बार क्या बना है? While verifying provisions of advances of a branch of HFC Bank as part of statutory branch audit, CA Mini notices that credit facilities consistent of term loan to JT Mills have been classified under doubtful D2 category. ये सुनते ही तुम्हारे दिमाग में वो चार्ट बन जाना चाहिए कि अच्छा सब स्टैंडर्ड पे 15%, सब स्टैंडर्ड के बाद D1 कैटेगरी, D1 में 2500, D2 50 नहीं 40 100, फिर 100 है. The outstanding balance in the above term था 150 लाख का. वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी सिर्फ 100 लाख की थी. मतलब 50 लाख की 50 लाख पे कोई वो नहीं है. ये क्या है? अनसिक्योर्ड है. मतलब 50 लाख पे तो 100% बनना ही है. द ब्रांच मेड अ प्रोविजन, टोटल प्रोविजन 75 लाख का प्रोविजन जो है वो सही है क्या भैया? कितना होगा? 50 लाख पे तो आपके जो है ये 100% बनेगा. 40% 100 लाख का, तो 100 लाख का 40% 40 लाख प्लस 50 लाख. ठीक है, 90 लाख का चाहिए था आपका. यहां पे भाई 75 ही है ना. अगर अच्छे कर्म किए हैं ना तो ये सवाल आएगा बेटा एग्जाम में. अगर अच्छे कर्म किए, किसी का दिल नहीं दुखाया, तो ये सवाल आ जाएगा. और देखिए चैप्टर 11 में से क्या सवाल पूछा गया है. Jatin is the auditor of XYZ Pharma, his brother-in-law's partnership firm. His family relationship creates a conflict of interest that could unduly influence his professional judgment, making it difficult for him to provide an unbiased opinion on the firm's financial statement. In another assignment of tax audit of a company, CA Jatin is also required to prepare the company's tax return. He fails to check the latest provision of the income tax, which allows for a major new deduction resulting in the client overpaying, which deduction resulting in client ने overpay. इसने भाई professional behavior का नाटक आ रहा है ये तो. CA Jatin is also preparing GST returns of one of his client. The client instruct him to intentionally understate the sales figure. Okay, to reduce. Identify and explain the fundamental principles of professional ethics. 3 सिचुएशन है बेटा. कौन कौन सी चीज लगी है? सबसे पहले में जैसे ही undue influence वगैरह हमने देखा, ऑब्जेक्टिविटी आ गई थी. ठीक है, जतिन ने चेक नहीं किया ये नया प्रोविजन, तो ये
प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर आ गया, और यहां पे जतिन ने इंटेंशनली, तो इंटेग्रिटी वाला नाटक आ गया। ये तीन चीजें आपको आइडेंटिफाई करनी थी। सर आईसीआई ने तो इतनी चीजें लिखी है, क्वेश्चन ने क्या लिखा है, क्वेश्चन ने तुम्हें आइडेंटिफाई करने के लिए लिखा है, लेकिन आपने तीनों आइडेंटिफाई किया तो उसका जो मतलब जितना आपने चार्ट्स में से अपनी कॉपी में लिखा हुआ है उन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को ही एक्सप्लेन करना है। चलो ये तो वही वही चल रहा है। नाउ एवरीवन, अबे आज का ये आरटीपी का सेशन जो है 35 मिनट्स या परफेक्ट है कि ये हम कंप्लीट करते हैं। इसके बाद तुम लोग को अगर पढ़ाई की है ना बेटा तो डर नहीं लगा होगा। इसके बाद मैं आप लोग के लिए और भी ऐसे सेशंस लेके आने वाला हूं, जैसे MTP1 MTP2 लेके आने वाला हूं, और भी हमारे उत्कर्ष बैच के सेशंस आपके लिए प्लान्ड है। इसका पूरा डिटेल्ड नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा, कब कौन से फैकल्टी का क्या आएगा। पढ़ने बैठ जाओ वापस से, ये भी 2x पे देख के खत्म करो। चलो, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।